प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 8 के व्याकरण के कारक अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं कारक के बारे में। इसको हम अंग्रेजी में केस कहते हैं, केस। देखिए मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, आप उनको पहले देखिएगा। मोहन खाना खाया। गीता पुस्तक दो। अब ये वाक्य देखिए, आपको कुछ इनकम्प्लीट जैसे सेंटेंस लग रहे हैं। ये सेंटेंस हमें पूरे नहीं लग रहे हैं। मोहन खाना खाया, कि कुछ और इस वाक्य में होना चाहिए, या गीता पुस्तक दो, इसमें भी कुछ होना चाहिए, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है मोहन ने खाना खाया। गीता को पुस्तक दो। अभी आप देखिए, इसमें हमने ने लगाया और इसमें हमने को लगाया, कुछ न कुछ लगाया है, तब जाके वाक्य की कुछ सेंस बनी है, वाक्य हमें समझ आना शुरू हुआ है। तो इन शब्दों को ही हम कारक कहते हैं, यही कारक है। ठीक है, तो यदि हम कारक की परिभाषा की बात करें तो कारक कहते किसे हैं, यानी संज्ञा का या सर्वनाम का वाक्य की क्रिया के साथ जो शब्द संबंध बताते हैं उनको हम कारक कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, वे शब्द जो वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ जोड़ते हैं उनको हम कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन ने खाना खाया, गीता को पुस्तक दो। तो मोहन ने खाना खाया, गीता को पुस्तक दो। इन वाक्यों में ने जो है इस मोहन का संज्ञा का संबंध क्रिया से, खाया से जोड़ता है। इसमें जो को शब्द है, को गीता का संबंध देने से जोड़ता है। गीता क्या है, संज्ञा है, देना क्या है, क्रिया है। मोहन क्या है, संज्ञा है, खाना क्या है, क्रिया है। यानी जो शब्द वाक्य के संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया के साथ जोड़ते हैं उनको हम कारक कहते हैं। ध्यान रखिए, कारक के उदाहरण मैंने बता दिए, ये उदाहरण लिख सकते हो, ये उदाहरण लिख सकते हो। अब आप बात करते हैं कारक के भेदों की। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलग अलग करके। पहले मैं यहाँ भेद का नाम लिख रहा हूँ। नंबर 1 में भेद, तो नंबर 1 में है कर्ता, नंबर 2 में है कर्म, 3 में कर्ण, 4 में संप्रदान, 5 में अपादान, 6 में अधिकरण, 7 में संबंध और 8 में संबोधन। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इनको आप ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसे करके। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काके की, इनको ऊपर नीचे लिख लीजिए यदि लिखना है तो। हम इनको 6 में कर रहे हैं संबंध कारक और 7th में कर रहे हैं अधिकरण कारक। तो ये हमारे कारक हैं, कर्ता, कर्म,
कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो इनकी पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं जिनको हम परसर्ग या फिर विभक्ति चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? या तो परसर्ग कहते हैं या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब वो क्या होते हैं वो देखिएगा। परसर्ग या विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता के लिए होता है ने, लेकिन कई बार ने लगता भी है और कई बार नहीं भी लगता, तो उस समय हम बोलते हैं इसकी विभक्ति शून्य है। शून्य है, मैं वो शून्य नहीं लिख रहा, ये शून्य लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कर्म की विभक्ति होती है को, लेकिन ये भी कई बार नहीं लगता वाक्य के साथ, तो इसकी विभक्ति भी शून्य मानी जाती है। कर्म की होती है से या के द्वारा या के साथ भी हो सकती है, के साथ। संप्रदान के लिए या फिर को भी कई बार हो सकता है, को। अपादान से कौन सा? से तो इसमें भी आया है, नहीं, ये से होता है अलगाव वाला, अलगाव मतलब सेपरेशन वाला। संबंध का, के, की या फिर रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, रे आदि। ये इनकी पहचान के शब्द हैं। कहाँ कौन सा कारक लगेगा, कौन सा कारक आपको दिखाई देगा। जब ने लगा हो तो आपने बेधड़क कर्ता कारक बता देना है, को लगा हो तो कर्म कारक बता देना है, से के द्वारा के साथ लगा हो तो कर्ण कारक बता देना है, के लिए या को लगा हो, ये को अलग टाइप का, इसे मैं बताऊंगा इसका अंतर कैसे होगा, तो आपने संप्रदान कारक बता देना है। ये से लगा हो, इससे अलग है, ये सेपरेशन वाला, कोई चीज अलग होने का पता चले, अपादान कारक बता देना है। का, के, की किसी के साथ लगा मिले या रा, रे, री लगा मिले तो संबंध कारक बता देना है। में या पर लगा मिले अधिकरण कारक बता देना है। हे, अरे या रे लगे मिले तो संबोधन कारक बता देना है। अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे कर्ता कारक क्या है। यानी जो काम को करता है, जिस संज्ञा सर्वनाम से काम होता है, क्रिया होती है, जो क्रिया को करता है, वो संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्य में क्रिया को करता है, उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसमें दोनों टाइप के हो सकते हैं, शून्य विभक्ति भी, ये भी। जैसे मैं लिख रहा हूं, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब कौन पुस्तक पढ़ रहा है? मोहन। तो ये इसका कर्ता है, काम करने वाला कौन है? मोहन। अब इसमें ने नहीं आया है तो इसकी विभक्ति शून्य है, ध्यान रखिए, तब भी वाक्य कंप्लीट है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, हमने ये बोला, इसमें ने नहीं आया तो भी ये वाक्य कंप्लीट है, तो विभक्ति इसकी शून्य है, पर सर नहीं लगा है। दूसरे टाइप का सेंटेंस देखिए, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अब किसने पुस्तक पढ़ी? मोहन ने। अब ये ने आया है तो विभक्ति लगा है, कर्ता कारक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तब भी किसने पुस्तक पढ़ी? मोहन ने। मोहन ने पुस्तक पढ़ी, किसने पुस्तक पढ़ी? मोहन ने। तो यानी एक में विभक्ति चिन्ह नहीं आया और एक में विभक्ति चिन्ह आया है, दोनों ही बार ये कर्ता कारक है। यानी जो काम को करता है, जो क्रिया को करता है, वो संज्ञा या सर्वनाम जो वाक्य में क्रिया को करते हैं उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। ये तो बात हुई कर्ता कारक की। अगला है कर्म कारक, यानी क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस संज्ञा या सर्वनाम की अपेक्षा हो काम करने के लिए, जो चाहिए चीज, वो कर्म कारक है। वाक्य में जो संज्ञा या सर्वनाम अपेक्षित हो क्रिया करने के लिए, काम करने के लिए, तो वो संज्ञा या सर्वनाम
वहाँ पे कर्म कारक होती है। उदाहरण जैसे मैं सेम दे रहा हूँ, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। गीता फुटबॉल, गीता पुस्तक को पढ़ो। अभी देखिए इन दो वाक्यों में मतलब गीता काम करने वाली है तो कर्ता कारक है, मोहन पढ़ने वाला है तो कर्ता कारक है, लेकिन ये जो पुस्तक है ये भी एक संज्ञा है, तो ये अपेक्षित है, ये चाहिए काम करने के लिए, तो इसको हम कर्म कारक बोलेंगे। ये जो पुस्तक है इस वाक्य में ये भी कर्म कारक है, ये जो पुस्तक है पुस्तक को ये भी कर्म कारक है। यानी काम करने के लिए कोई साधन चाहिए, साधन नहीं, कोई संज्ञा सर्वनाम अपेक्षित है, वो हमारा कर्म कारक है। वैसे मैं इंग्लिश के स्टाइल में यदि आपको बताऊं, इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसको कर्ता बोलते हैं, इसको कर्म बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं। यानी क्रिया को करने के लिए जो संज्ञा या सर्वनाम अपेक्षित हो, क्रिया करने वाला नहीं, क्रिया करने वाला है तो करता है, जो संज्ञा सर्वनाम अपेक्षित हो उसको हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे इसमें भी विभक्ति पहले वाले में 0 है, को नहीं लगा यहाँ पे, लेकिन दूसरे वाले में को लगा है तो विभक्ति है। फिर मैं बता रहा हूँ कर्म कारक क्या है। यानी वाक्य में क्रिया करने के लिए जब कोई संज्ञा या सर्वनाम अपेक्षित हो तो उसको हम कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण आपके साथ लिखे हैं, बिना विभक्ति का भी और विभक्ति वाला। ओके, चलिए हम अगला लेके चलते हैं, कर्ण कारक। कर्ण कारक क्या है? यानी काम करने के लिए जो चीज चाहिए, जो साधन चाहिए, उसको हम कर्ण कारक कहते हैं। जैसे राम ने बाण से रावण को मारा। अब इस वाक्य में देखिए, बाण से, किसकी हेल्प से मारा? बाण से के द्वारा, ठीक है, या बाण के साथ भी हो सकता था। ऐसे लिखते थे, राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, या राम ने बाण के साथ रावण को मारा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम मोहन के साथ गए, मोहन के साथ बल्कि मत लिखिए, ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा। हम बस के द्वारा गए, तो इसमें बस के द्वारा किससे काम संपन्न किया गया? बस की हेल्प से। किसके द्वारा काम किया गया? बाण के माध्यम से, बाण की सहायता से। तो यानी वो साधन जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न की जाती है, काम संपन्न किया जाता है, उसको हम कर्ण कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह से, के द्वारा या के साथ, ये इसमें लगते हैं। संप्रदान, अभी संप्रदान क्या है? जिसके लिए काम किया जाता है, जो काम है वो किसके लिए हो रहा है, या जिसको किसी चीज को देने का आभास होता हो कि उसको ये चीज दे दो, तो वहां संप्रदान कारक होता है। एक तो जिसके लिए काम किया जाए वहां संप्रदान कारक है, दूसरा किसी को कुछ देने का हमें आभास होता हो, वहां भी संप्रदान कारक है। जैसे माताजी बच्चे के लिए दूध लाई, तो इसमें बच्चे के लिए, किसके लिए काम किया गया? बच्चे के लिए, ठीक है। मोहन को पुस्तक दे दो, तो किसके लिए काम हो रहा है? मोहन के लिए, मोहन को हमने पुस्तक दे दी है, तो ये दोनों जगह संप्रदान कारक है। यानी जिसके लिए काम किया जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए, वो भी संप्रदान कारक है,
और जिसको कुछ देने का आभास हो जहाँ पे, वहाँ भी संप्रदान कारक है। तो के लिए को इसकी पहचान के शब्द हैं। अगला देखिए अपादान कारक, जिस कारक में हमें किसी दो चीजों के अलग होने का पता चले, ठीक है, वो अपादान कारक है। इसमें भी देखिए विभक्ति चिन्ह इसका से है, यहां भी से आया है। ये से आया हेल्प के लिए, किसकी हेल्प से काम किया गया, लेकिन ये से आया अलगाव के लिए, सेपरेशन, अलग होना। यानी जहां पर हमें दो वस्तुओं के अलग होने का पता चले या किसी डर के भाव का पता चले, वहां पे अपादान कारक होता है। जैसे मोहन दिल्ली से आया, दिल्ली से आया, यानी वो दिल्ली से अलग हो गया है। दिल्ली से कोहिमा आ गया तो दिल्ली से सेपरेट हो गया, उसके सेपरेशन का यहां पता चला। या जैसे गीता शेर से डर गई। अब ये शेर से डरी है तो यहां भी डर का जहां भाव हुआ वहां भी अलगाव है, क्योंकि डर के क्या करेगी, वो दूर भागेगी वहां से, उससे सेपरेट होने की कोशिश करेगी। तो ऐसी चीजें जहां किसी का यानी कर्ता का या फिर संज्ञा या सर्वनाम का एक दूसरे से अलग होने का भाव हो, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का बोध हो, उसे हम अपादान कारक कहते हैं। और इसका क्या है, से विभक्ति चिन्ह है, दिल्ली से आया, शेर से डरा, लेकिन इस से अलग है। ये से है हेल्प के लिए, किसकी हेल्प से काम किया गया। अगला देखिए संबंध कारक। संबंध में यानी जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है, उसको हम संबंध कारक कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ जोड़ा जाता है तो वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे यह मोहन की पुस्तक है, यह मोहन की पुस्तक है। मेरा भाई चला गया। अभी वाक्य में देखिए मोहन एक संज्ञा है, पुस्तक एक संज्ञा है, इन दोनों का संबंध कौन जोड़ता है, की, मोहन की। भाई एक संज्ञा है, सर्वनाम है, मैं भी एक सर्वनाम है, यानी वो करता है। तो इसमें रा जो शब्द जुड़ा, रा, वो इन दोनों के बीच में संबंध जुड़ा। मेरा, मेरी, हमारा, मोहन की, गीता के, इस टाइप के जो शब्द हैं जहाँ पे की का के लगे या रा रे वी लगे, वहाँ संबंध कारक होता है, क्योंकि ये वाक्य की संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य की दूसरी संज्ञा सर्वनाम से जोड़ते हैं। अगला देखिए अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है, जहाँ पे हमें काम के होने के जगह का पता चले या समय का पता चले तो उसको हम अधिकरण कारक कहते हैं। या तो हमें वहाँ की जगह का पता चले, कहाँ पे काम हो रहा है, या हमें समय का पता चले, तो उन दोनों में अधिकरण कारक होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, पुस्तक मेज पर रखी है, यानी कहां पर काम हुआ है, वो मेज पर। टिफिन में रोटी रखो या रोटी डालो, कहां पे डालो, टिफिन में। यानी हमें आधार का जहां पता चले, उस आधार का जहां पर काम हो रहा है उस जगह का, या फिर कई बार समय का भी बोध कराते हैं। तो ये में पर इसकी पहचान के शब्द है अधिकरण कारक के। और अंतिम है संबोधन, यानी जब किसी को पुकारा जाए, संबोधित किया जाए, बुलाया जाए, तो वहां अधिकरण कारक होता है।
उदाहरण के तौर पर देखिए, अरे मोहन, अरे मोहन यहां आओ। हे, कहां गए? तो ये सब वाक्य देखिए, इसमें पुकारा गया है, अरे मोहन संबोधित किया गया है, हे संबोधित किया गया है। यानी जब किसी को संबोधित किया जाए या किसी को पुकारा जाए, उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। तो ये हमारे टोटल कारक थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कारक क्या है? यानी वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के साथ जोड़ते हैं, उसको हम कारक कहते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और ये इनकी पहचान के शब्द होते हैं जिसको हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कर्ता ने, लेकिन कई बार ने नहीं भी लगा होता तो वहां शून्य विभक्ति बोला जाता है। कर्म को, कई बार को नहीं लगा होता तो शून्य विभक्ति बोला जाता है। कर्म से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए को, लेकिन ये को उससे अलग है, यानी जिसके लिए काम किया जाता है वहां पे ये को यूज होता है और ये अलग टाइप का को है। अपादान से, ये अलगाव वाला है जिससे सेपरेशन का पता चले, अलग होने का पता चले। इससे से अलग है, ये से हेल्प के लिए प्रयोग होता है। संबंध का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अरे, रे। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी या मोहन पुस्तक पढ़ता है, तब शून्य विभक्ति हो गया। कर्म, मोहन को पुस्तक दो, मोहन को पुस्तक दो, तो कर्म कारक हो गया। कर्ण, राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। संप्रदान, जिसके लिए काम किया जाए बताया था, माताजी बच्चे के लिए दूध लाई। अपादान, अलग होने का जहां पता चले, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। संबंध, जहां हमें पता चले संज्ञा सर्वनाम का वाक्य की दूसरी संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का, जैसे मोहन की पुस्तक, मेरा भाई। अधिकरण, जहां पे काम के आधार का पता चले, कहां पे काम हुआ है, उस जगह का या समय का। ठीक है, हम बस में चढ़ गए इत्यादि। संबोधन, जहां किसी को पुकारा जाए, जैसे सामने उदाहरण रखे हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।